Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Here is Rahil Ahmed and a very warm welcome to all of you. Students, I hope you all are doing well. In today's lecture, we are going to discuss another very important topic, that is effect of heat on nitrate, carbonate and bicarbonate of alkali metal. ग्रुप 1A अल्कली मेटल्स के नाइट्रेट, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट पे हीट का क्या इफेक्ट होगा, इस पर हमने आज के लेक्चर के अंदर बात करनी है। ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके डिफरेंट एग्जाम्स में आते हैं, तो इसलिए इस टॉपिक को आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। मल्टी डायमेंशनल टॉपिक है, डाइवर्स टॉपिक है, बेतहाशा क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं, तो इसलिए इसमें से शार्ट क्वेश्चन का आना और एमसीक्यू के आने का चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आई होप इस लेक्चर के बाद आप इसको अच्छी तरह से समझ जाएंगे। अब यहाँ बात कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ हीट। इसका मतलब ये है, वो ये पूछना चाह रहा है, वो ये बताना चाह रहा है कि किसी कंपाउंड के ऊपर जो इफेक्ट ऑफ हीट है, अगर हीट का इफेक्ट कम हो रहा है, यानी वो ब्रेक नहीं हो रहा, टूट नहीं रहा, तो इसका मतलब वो थर्मल स्टेबिलिटी की बात कर रहा है। तो इन दिस लेक्चर, बेसिकली इन दिस टॉपिक, मेनली जो चीज हम देख रहे हैं दैट इज थर्मल स्टेबिलिटी। अब थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब कि किसी भी कंपाउंड की हीट को रिटेन करने की या अपॉन अप्लाइंग हीट डिकम्पोज ना होने की एबिलिटी। अगर आप किसी कंपाउंड को हीट दे रहे हैं और हीट आने पे या हीट को लेने पे या हीट पे वो डिकम्पोज नहीं हो रहा, जिसका मतलब है हम उसे कहते हैं थर्मली ज्यादा स्टेबल। और किसी कंपाउंड की स्टेबिलिटी याद रखना डिपेंड करती है उस कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर के ऊपर और कोवैलेंट कैरेक्टर के ऊपर। आपने पढ़ा आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है कोवैलेंट बॉन्ड के मुकाबले में। अब आयनिक बॉन्ड या आयनिक कैरेक्टर जिस कंपाउंड में जितना ज्यादा होगा, जिस कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा, वो कंपाउंड उतना ज्यादा स्टेबल होगा। ये पॉइंट मैं से बताता हूं आपको। थर्मल स्टेबिलिटी किस बात पर डिपेंड करती है, कहना आपने ये ग्रेटर द आयनिक कैरेक्टर इन अ कंपाउंड, एक कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा, ग्रेटर विल बी इट्स स्टेबिलिटी। ये पहला पॉइंट आपको क्लियर कि कंपाउंड की स्टेबिलिटी किस बात पर डिपेंड करेगी, उसके आयनिक कैरेक्टर के ऊपर। जितना उसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा उतना उसमें स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और जितना उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा आएगा तो वो उतना कम स्टेबल होता जाएगा। तो ये बात पहली आपके जहन में आ जानी चाहिए। अब ये आयनिक कैरेक्टर या कोवैलेंट कैरेक्टर कब आता है, देखिए ये दो चीजों पर डिपेंड करता है कि किसी भी कंपाउंड में, आयनिक कंपाउंड में दो चीजें होंगी, कैटायन होगा और एनायन होगा। कैटायन और एनायन होगा तो उस कंपाउंड में कैटायन की पोलराइजेशन पावर और एनायन की पोलराइजेबिलिटी ये डिसाइड करेगी। ठीक है, अब देखना स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड, मजीद आगे बात करते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड, याद रखना ये दो चीजों पर डिपेंड करेगी, पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटायन और दूसरे नंबर पे है पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन। कैटायन की होती है पोलराइजेशन पावर और एनायन की होती है पोलराइजेबिलिटी। तो हम ये कहते हैं कि किसी भी आयनिक कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी है वो किस बात पर डिपेंड करेगी, या किसी भी कंपाउंड का जो आयनिक कैरेक्टर है, इसको मैं यूं भी कह सकता हूं, आयनिक कैरेक्टर, किसी भी कंपाउंड का आयनिक कैरेक्टर किस बात पर डिपेंड करेगा, उसकी पोलराइजेशन पावर के ऊपर, कैटायन की पोलराइजेशन पावर के ऊपर और एनायन की पोलराइजेबिलिटी के ऊपर। ये दो चीजें हैं। अब थोड़ा सा हम इसको पहले ये समझ लेते हैं कि पोलराइजेशन पावर क्या है
और पोलराइजेबिलिटी क्या है, फिर आपको ये बात मजीद क्लियर हो जानी है। देखते हैं। नंबर 1, पोलराइजेशन पावर। ये पहली बात है। देखिए, पोलराइजेशन पावर के लिए पहला पॉइंट आपने ध्यान में रखना है, ये हम किसकी देखते हैं, कैटाइन की देखते हैं। पोलराइजेशन पावर किसकी होती है, कैटाइन की होती है, और इसे हम क्या कहते हैं, ability of a cation to distort electronic cloud of anion। किसी भी कैटाइन का आयनिक कंपाउंड में एक कैटाइन है, उसके साथ एनाइन है, इस कैटाइन का इस एनाइन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टॉर्ट करना, डिस्टॉर्ट का मतलब उसको अपनी तरफ खींच के अट्रैक्ट करना, ये क्या होगा, पोलराइजेशन पावर। ठीक है। और दूसरी तरफ पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी किसकी होती है, एनाइन की होती है। पोलराइजेबिलिटी किसकी होती है, एनाइन की। हम ये कहते हैं टेंडेंसी और एबिलिटी, या इसको आप इजीनेस भी कह सकते हैं, एबिलिटी ऑफ एनाइन टू गेट डिस्टॉर्टेड इट्स इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। किसी भी एनाइन की अपने इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को आसानी के साथ डिस्टॉर्ट कर देने की एबिलिटी, डिस्टॉर्ट होने की एबिलिटी, इसको कहते हैं पोलराइज एबिलिटी। अब देखिए, पोलराइजेशन पावर को मैं मजीद थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, लेट्स से हम ये कहते हैं हमारे पास एक कैटाइन है, ये कोई कैटाइन है, ठीक है। ये जब किसी एनाइन के साथ बॉन्डेड है, एनाइन के साथ बॉन्डेड है, लेट्स से ये कोई भी एनाइन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इसके करीब होता है। देखो, जब भी कोई एटम कैटाइन बनता है तो उसका इलेक्ट्रॉन चला जाता है, उसका इलेक्ट्रॉन चला जाता है, उस पर प्लस आ जाता है, ठीक। और जब कोई एटम एनाइन बनता है तो वो इलेक्ट्रॉन ले आता है, ठीक है। अब उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्या होगा, उसके अराउंड सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। लेकिन ये जो कैटाइन है, ये कोशिश ये करेगा कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इसके अराउंड डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसको इस तरफ अट्रैक्ट करे, अपनी तरफ जब अट्रैक्ट करेगा तो कुछ ऐसे सिचुएशन हो जाएगी, ये जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है ये इसका डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। ये जो डिस्टॉर्शन आएगी जिसकी वजह से इसका जो कुछ पोर्शन है उसके साथ शेयर हो जाएगा, यानी ये सिचुएशन कुछ ऐसे हो जाएगी, यानी एनाइन का कैटाइन कुछ पोर्शन खींच के अपने साथ शेयर कर लेगा। ये जो कैटाइन की इसके इलेक्ट्रॉन्स को डिस्टॉर्ट करके अपने साथ शेयर करने की जो एबिलिटी है, इसको कहते हैं पोलराइजेशन पावर। और इस एनाइन की अपने इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टॉर्ट होने देने की जो एबिलिटी है, यानी वो इजीली ये कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड उसका दूसरे की तरफ चला जाए, तो इसको कहते हैं पोलराइज एबिलिटी। अब किसी भी कैटाइन की या एनाइन की पोलराइजेशन पावर और पोलराइजेबिलिटी ये किन बातों पर डिपेंड करेगी, इनको देखना आपने। पोलराइजेशन पावर किसी भी अगर कैटाइन की आप देखेंगे, ये उसके साइज के ऊपर और चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगी, किसी भी एटम के साइज और चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर किसी एटम का साइज स्मॉल है, किसी एटम का साइज स्मॉल है और चार्ज ज्यादा है, आप यूं कहेंगे, ये फैजन रूल आप पढ़ेंगे, स्मॉलर कैटाइन विद ग्रेटर चार्ज, स्मॉलर कैटाइन विद ग्रेटर चार्ज इंड्यूस मोर कोवैलेंट कैरेक्टर। ये बात समझ जानी है कि कोई कैटाइन जितना स्मॉल होता जाएगा और उसका चार्ज जितना बढ़ता जाएगा, तो वो क्या करेगा, वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ इजीली डिस्टार्ट कर पाएगा। तो अगर वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को डिस्टार्ट करके अपने साथ शेयर कर रहा है, तो वो कोवैलेंट कैरेक्टर को ज्यादा इंड्यूस कर रहा है। तो आपने ये बात समझ लेनी है
कि कैटाइन की पोलराइजेशन पावर जितनी ज्यादा होगी, कोवैलेंट कैरेक्टर उस कंपाउंड में उतना ज्यादा होगा। इसी तरह पोलराइजेबिलिटी, किसी एनायन की पोलराइजेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी। अब देखो, इस पर हमने कहा पोलराइजेशन पावर साइज के इनवर्सली रिलेटेड है, इसको आप यूं लिख सकते हैं, पोलराइजेशन पावर इनवर्सली रिलेटेड है किसके साथ? साइज के साथ, ठीक है। और पोलराइजेशन पावर डायरेक्टली रिलेटेड है किसके साथ? चार्ज के साथ, ठीक है। और जो पोलराइजेबिलिटी है, पोलराइजेबिलिटी, ठीक है, इसको मैं यूं लिख देता हूं, ये डायरेक्टली रिलेटेड है विद साइज। जितना साइज बड़ा होगा किसी एनाइन का, उतना उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इजीली डिस्टार्ट होगा, ठीक है। और इनवर्सली रिलेटेड है उसके चार्ज भी उसी तरह से। साइज जितना ज्यादा हो, चार्ज कितना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता पोलराइजेबिलिटी में, साइज का ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो जितना किसी एनायन का साइज बड़ा होगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है उससे इतना अच्छी तरह से काबू में नहीं होगा। तो कोई कैटाइन अगर आ रहा है, उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को इजीली डिस्टॉर्ट कर लेगा। तो ये कुछ चीजें आपने समझ ली कि पोलराइजेशन पावर क्या है, पोलराइजेबिलिटी क्या है। अब देखिए, आपने कहा पोलराइजेशन पावर चार्ज के ऊपर डिपेंड, जितना चार्ज ज्यादा होगा पोलराइजेशन पावर उतनी ज्यादा होगी। लेकिन पोलराइजेशन पावर साइज के इनवर्सली रिलेटेड है। साइज के इनवर्सली रिलेटेड होने का मतलब, जब आप एक ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाएंगे, पोलराइजेशन पावर कम होगी। पोलराइजेशन पावर के कम होने का मतलब ये है कि वो कैटाइन कोवैलेंट कैरेक्टर कम इंड्यूस करेगा, और जितना किसी कंपाउंड में कोवैलेंट कैरेक्टर कम आएगा, वो कंपाउंड उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो अब हम इसको आगे लेके चलते हैं, स्टेबिलिटी की बात करते हैं। अब अगर हम किसी कंपाउंड की स्टेबिलिटी देखें, किसी कंपाउंड की स्टेबिलिटी, ये याद रखना, दिस इज इनवर्सली रिलेटेड विद पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटाइन, कि जितनी किसी कैटाइन की पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगी, उतनी उस कंपाउंड में स्टेबिलिटी कम होगी। और पोलराइजेशन पावर डाउन द ग्रुप कम होती है। पोलराइजेशन पावर डाउन द ग्रुप साइज बढ़ने से कम होती है। इसका मतलब है, जब आप किसी आयनिक कंपाउंड की बात करेंगे, डाउन द ग्रुप उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी बढ़ती है। सेम द केस स्टेबिलिटी इनवर्सली रिलेटेड विद पोलराइजेबिलिटी, कि पोलराइजेबिलिटी, कितना कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन को इजीली डिस्टॉर्ट होने दे रहा है, तो उसकी पोलराइजेबिलिटी उतना इजीली, मतलब उतना उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी कम होगी। अब मेन जो चीज यहाँ पे आपने देखनी, हम कैटाइन की, इसके साथ जो कैटाइन आ रहा है, इसके साथ जो कैटाइन आ रहा है, इसके साथ जो कैटाइन आ रहा है, उसकी बात करते हैं। तो जनरल हमारे जहन में ये बात आ गई, व्हेन वी गो डाउन द ग्रुप, आप ये कहेंगे डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ these compound, इन कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। अब क्यों इंक्रीज होती है? बिकॉज, वजह आपको बता दी, बिकॉज डाउन द ग्रुप पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटाइन डिक्रीजेस। डाउन द ग्रुप पोलराइजेशन पावर कैटाइन की डिक्रीज करेगी, विच डिक्रीजेस कोवैलेंट कैरेक्टर, कोवैलेंट कैरेक्टर को वो कम करेगा, while increases आयनिक कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर को वो ज्यादा करेगा। तो ये बात तीनों केसेस में है, चाहे वो नाइट्रेट हो, चाहे कार्बोनेट हो, चाहे बाइकार्बोनेट हो, इन तीनों में से जो भी कंपाउंड होगा, उसकी डाउन द ग्रुप, अल्कली मेटल के ग्रुप में जब आप डाउन द ग्रुप जाओगे, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और लेफ्ट टू राइट जब आप जाएंगे तो स्टेबिलिटी कम होगी। तो यही वजह है ग्रुप 1A के कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होते हैं हैज कंपेयर टू ग्रुप 2A के,
ठीक है, एक पॉइंट कि एक ग्रुप में डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी बढ़ती है और ग्रुप 1A के कंपाउंड ग्रुप 2 से ज्यादा स्टेबल होते हैं। अब ये तो हमने जनरल बात कर ली। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता हूं, इन कंपाउंड्स में अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा स्टेबल होता है कार्बोनेट, फिर दूसरे नंबर पर होता है नाइट्रेट, ठीक है, और फिर तीसरे नंबर पर होता है बाइकार्बोनेट। ये बात समझ लेनी है आपने, ठीक है, कि अगर हम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, नाइट्रेट को देखेंगे तो इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोनेट, फिर नाइट्रेट, फिर बाइकार्बोनेट, ठीक है। अगर एक ही मेटल के जैसे सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम नाइट्रेट है, तो उनमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? आपने कहना है कार्बोनेट होना है। उसकी वजह क्या कि जो एनाइन की पोलराइजेबिलिटी, कैटाइन तो सेम है, एनाइन की पोलराइजेबिलिटी इसके ऊपर डिपेंड करेगी। अब उसका साइज लार्जर है, इसका साइज स्मॉलर है, इसका मजीद स्मॉलर, लेकिन साइज इनका कंपेरेबल, लेकिन ये जो चार्ज है, इस चार्ज के ज्यादा होने की वजह से इसकी पोलराइजेबिलिटी कम है, इसकी पोलराइजेबिलिटी कम है एज कम्पेयर टू दिस वन, इसकी और ज्यादा है। इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इजीली डिस्टार्ट होगा, इसका डिफिकल्टली से स्टार्ट होगा, इसका आसानी के साथ डिस्टार्ट नहीं होगा। इसका मतलब है इसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर की इंडक्शन नहीं हो पाएगी। तो ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट आपने ध्यान में रख लेना है। अब हम आते हैं वन बाय वन इन कंपाउंड्स को देखते हैं। नंबर 1 नाइट्रेट। अब पहला पॉइंट आपके जहन में आ गया कि अगर आप इस ग्रुप के नाइट्रेट को देखेंगे, डाउन द ग्रुप नाइट्रेट की स्टेबिलिटी क्या होती है? कम बढ़ती है, डाउन द ग्रुप बढ़ती है। सबसे लीस्ट स्टेबल जो होता है वो लिथियम नाइट्रेट है। सबसे लीस्ट जो स्टेबल कंपाउंड है वो कौन सा है? वो लिथियम नाइट्रेट है। एक फर्क याद रखना कि अगर हम इनके लिथियम नाइट्रेट को देखेंगे, वो हीट पर डिकम्पोज होके बनाएगा लिथियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, और साथ में ऑक्सीजन। ये लीस्ट स्टेबल है, बड़ी इजीली ये लिथियम डिकम्पोज हो जाता है। चूंकि अब अगर आप देखेंगे लिथियम है, लिथियम से नीचे सोडियम, सोडियम से नीचे पोटाशियम, पोटाशियम से नीचे रुबिडियम, रुबिडियम से नीचे सीजियम, तो सीजियम मोस्ट स्टेबल कंपाउंड बनाएगा और लिथियम लीस्ट स्टेबल कंपाउंड बनाएगा। लेकिन ये जो लिथियम नाइट्रेट है ये वो वाहिद एलिमेंट है जिसका नाइट्रेट इस कंपाउंड में या इन कंपाउंड में लिथियम ऑक्साइड बनाता है, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन। बाकी अगर आप देखेंगे, बाकी कोई भी है, लेट्स से सोडियम नाइट्रेट है, तो वो हीट पर डिकम्पोज होने पर सोडियम नाइट्राइट बनाएगा, NaNO2, और साथ में ऑक्सीजन बनाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने ध्यान में रख लिया कि अगर हम नाइट्रेट को देखेंगे, लिथियम जो नाइट्रेट है, लिथियम नाइट्रेट, ये डिकम्पोज होके लिथियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनाएगा। बाकी जितने भी मेटल कार्बोनेट है और नाइट्रेट है, मेटल नाइट्रेट जितने भी हैं वो नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, ये बात ध्यान में रख लेनी है। अब अगर आप इनको कंपेयर करेंगे, लिथियम से नीचे सोडियम, सोडियम से नीचे पोटाशियम, पोटाशियम से रुबिडियम, रुबिडियम से सीजियम, तो सीजियम सबसे ज्यादा स्टेबल, लिथियम सबसे कम स्टेबल। तो आपके पास किसी तरह का क्वेश्चन हो सकता है, आपको ट्रेंड पता होना चाहिए कि डाउन द ग्रुप नाइट्रेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है। दूसरे नंबर पर आता है कार्बोनेट। कार्बोनेट हमने पहले कह दिया कि हैज कंपेयर टू नाइट्रेट, कार्बोनेट ज्यादा स्टेबल है। सिर्फ लिथियम कार्बोनेट हीट करने पर डिकम्पोज होगा, बाकी कोई कार्बोनेट हीट करने पर डिकम्पोज नहीं होगा। आप ये कहेंगे ओनली लिथियम कार्बोनेट डिकम्पोजेस अपॉन हीटिंग, वाइल अदर कोई भी डिकम्पोज नहीं होगा। और लिथियम कार्बोनेट जो है ये डिकम्पोज होकर लिथियम ऑक्साइड बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड, लेट्स से Li2CO3, ये डिकम्पोज होता है, ये बनाएगा Li2O और साथ में CO2, ये यूं डिकम्पोज हो जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज आपने ध्यान में रख ली, ठीक है, कि डाउन द ग्रुप जब जाओगे
तो लिथियम सिर्फ डिकम्पोज हो रहा है कार्बोनेट में, बाकी कोई भी डिकम्पोज नहीं हो रहा है। इसका मतलब है ये सारे ज़्यादा स्टेबल हैं और इनकी स्टेबिलिटी आहिस्ता आहिस्ता डाउन द ग्रुप बढ़ती जाएगी। लास्ट हमारे पास है बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट जो है वो डिकम्पोज हो जाते हैं अपॉन हीटिंग, कन्वर्ट होते हैं सोडियम कार्बोनेट में। सोडियम कार्बोनेट में साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाते हैं। ठीक है, अगर हम कोई भी मेटल कार्बोनेट से लिथियम कार्बोनेट ही ले लेते हैं, लिथियम कार्बोनेट लिथियम बाइकार्बोनेट, लिथियम बाइकार्बोनेट है, मैं इसको मैं अलग से ले लेता हूँ। लिथियम बाइकार्बोनेट LiHCO3, इसको हीट करेंगे, हीट करने पे ये चेंज हो जाएगा Li2CO3 CO2H2O, यहाँ आप 2 लगा दें। तो ये लिथियम कार्बोनेट सोडियम का बाइकार्बोनेट में आपने याद रखना सारे डिकम्पोज होते हैं। ठीक है, डिकम्पोज होके वो कार्बोनेट बनाते हैं, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनाते हैं। ठीक है, डाउन द ग्रुप इन बाइकार्बोनेट की स्टेबिलिटी भी बढ़ती है। तो इस सारे टॉपिक को अगर हम कंक्लूड करें, डाउन द ग्रुप नाइट्रेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, इन तीनों की स्टेबिलिटी बढ़ती है। सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोनेट, सिवाय लिथियम कार्बोनेट के कोई भी कार्बोनेट डिकम्पोज नहीं होता। दूसरी तरफ नाइट्रेट, नाइट्रेट को अगर हम देखें ये बाइकार्बोनेट से ज़्यादा स्टेबल है, लेकिन जो लिथियम नाइट्रेट है ये सबसे लीस्ट स्टेबल होने की वजह से लिथियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और साथ में ऑक्सीजन बना रहा है। और अगर हम बाइकार्बोनेट को देखेंगे, और सॉरी दूसरे नंबर पे नाइट्रेट में जो बाकी नाइट्रेट है लिथियम को छोड़ के वो नाइट्राइड बनाते हैं। रेस्ट अगर हम बाइकार्बोनेट को देखें तो बाइकार्बोनेट अपॉन हीटिंग डिकम्पोज होकर कार्बोनेट में चेंज हो जाते हैं और इनकी स्टेबिलिटी भी डाउन द ग्रुप बढ़ती है। सबसे लीस्ट सबसे लीस्ट स्टेबल टॉप का, सबसे ज्यादा स्टेबल बॉटम का कंपाउंड होना है। तो दिस इज ऑल अबाउट इफेक्ट ऑफ हीट ऑन नाइट्रेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। If you have any confusion regarding this topic, you can mention it in the comment box. We will see you in another lecture. Till then, thank you very much.